हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील यादव। आई वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल टू दी कैंप स्पेस चैनल। आज हम लोग आपके लिए दोबारा से एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आए हैं, नया लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आइए आप फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम सीरीज़ को। क्या है उस सीरीज़ के अंदर ज़रा देखते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के दूध के अंदर कौन सा बेस यानी क्षार पाया जाता है, या क्षार कहते हैं या क्षारक भी कह देते हैं, कि कौन सा क्षारक पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध हम लोग कहते ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हैं। जो पहला आंसर हमारा लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस फॉर्मूला होता है। यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। जब इसको पानी में घोल देते हैं तो यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाता है। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है अपने आप में, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में भी, यानी मैग्नीशिया के दूध के अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन सोप। साबुन के अंदर कौन सा बेस क्षारक पाया जाता है। बेस यानी कि क्षारक पाया जाता है। तो देखिएगा कौन सा बेस होता है साबुन बनाते समय। अब कई सारे सोडा होते हैं, एक वॉशिंग सोडा होता है, एक कास्टिक सोडा होता है, और एक बेकिंग सोडा होता है। तो कास्टिक सोडा का मतलब होता है जो कि जो काफ़ी गहरी चीज़ें कोई लग जाए, या कोई दाग लग जाए, कोई धब्बा लग जाए, कोई तेल वगैरह कुछ भी लग जाए, तो उसमें यूज़ किया जाता है। और साबुन बनाते समय हम लोग वॉशिंग सोडा तो कपड़ा धोने के लिए काम आता है, लेकिन साबुन बनाते समय, साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। उसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है हमारी साबुन के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। इसी को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। NaOH होता है, इसी को ही हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये कास्टिक सोडा ही पाया जाता है किसके अंदर, साबुन के अंदर पाया जाता है, जिससे कि हम लोग साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया के अंदर ये यूज़ होता है, ये कंज्यूम किया जाता है। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। दो क्वेश्चन में आई थिंक आप सब लोगों को समझ आए होंगे। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन हैं ये, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज़ फाउंड इन लाइम स्टोन। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो सारे क्वेश्चन बेस के ऊपर ही है। तो देखिएगा, कई बारी क्वेश्चन से एक जैसे बनाने से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बेस फिर से वही क्षारक, कौन सा क्षारक, लाइम वाटर, चूने के पानी में। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइम क्या होता है। लाइम से ही तो लाइम वाटर बनेगा। तो लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं। फिर इस CaO को अगर हम क्या कर दें, CaO को पानी में मिला दें तो क्या बन जाएगा, लाइम वाटर बन जाएगा। तो CaO जब पानी में मिलेगा तो बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस। तो बन क्या गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा ये। तो देख लो यहाँ से, अब इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। यही हमारा क्या बन गया, लाइम वाटर बन गया। इसी को ही तो चूने का पानी कहते हैं हम लोग, लाइम वाटर कहा जाता है इसी को ही। तो लाइम वाटर जब इसको कहा जाता है तो लाइम वाटर के अंदर यही तो बेस पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ से क्या आंसर पता लग गया आपको। आंसर आपका सी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा फटाफट से। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद NaOH दे प्रोड्यूस। जब कोई भी धातु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो क्या बनाते हैं। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में ये बात पढ़ी भी होगी, और नहीं पढ़ी है तो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेटल ले लूँ, मान लो मैं जिंक मेटल ले लिया मैंने।
जिंक मेटल के ऊपर आपने NaOH डाल दिया, ठीक है, मान लो 2 टाइम्स डाल दिया यहाँ से, तो एक तो बन जाएगा Na2ZnO2, जिसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहेंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इस क्वेश्चन में आंसर हमसे पूछा गया है, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से। NaOH को, 2 NaOH को ऐसे लिख देता हूँ मैं, दोनों NaOH को कुछ इस तरीके से लिख दिया, देखो मैंने 2 NaOH को अलग अलग लिख दिया ऐसे, तो 2 Na और 2 O कहाँ चले गए, 2 Na देखो ये रहे, और 2 O ये रहे, जिंक एक ये रहा यहाँ पर, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, H2 गैस जो निकलती है, अगर उस H2 हाइड्रोजन गैस को आपको पहचानना पड़े कभी भी, तो उसको जला करके देखना पड़ता है, माचिस की तिल्ली से जला करके हम उसको देखते हैं, तो जलने के बाद वो क्या देती है, पॉप साउंड देती है, पॉप साउंड निकलती है, जिससे कि हमें ये पता लग जाए, पॉप साउंड यानी विसल जैसी, सीटी जैसी आवाज़ निकलती है, तो पॉप साउंड से हमें पता लगता है कि ये गैस जो है हाइड्रोजन गैस थी। तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस, जो कि आंसर डी, हमारा ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है हमें। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन हैं। कहता है कि जब मैग्नीशियम कंबाइन करता है O2 के साथ तो क्या बनाता है। भाई सिंपल सी बात है, तो मैग्नीशियम जब भी कंबाइन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कोई भी धातु अगर किसी भी चीज़ को अगर आप जला दोगे, जलाने में कंबाइन करने मतलब जला देना, या वैसे कंडीशंस पर भी कंबाइन कर लेता है, तो उसका ऑक्साइड बन जाता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंसर विल बी डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये मेरी बातें सारी, अगर ये क्लियर है तो 6th क्वेश्चन पे आइएगा। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, किसी एसिड और किसी बेस के बीच में जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसे क्या कहते हैं, किसी भी अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली प्रक्रिया को या अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं। यानी जब भी, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सब लोग इस रिएक्शन को भली भांति जानते होंगे। जैसे मान लो मैं कह दूँ कि HCl एक एसिड है, अम्ल है, और NaOH एक बेस है, तो क्या बन जाता था, बेस यानी क्षार है या क्षारक है, तो NaCl प्लस वाटर बनता था वहाँ से। यानी कि अब हमें पता है कि pH जो होता है ना, एसिड जब होता है तो उसका pH 7 से कम होता है, और बेस जब होता है तो pH 7 से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ मिली वो pH 7 के बराबर मिली हमें। तो इसका मतलब pH 7 किस चीज़ का होता है, न्यूट्रल चीज़ का होता है, और न्यूट्रल चीज़ का होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम रख दिया गया, उदासीकरण अभिक्रिया नाम रख दिया गया है इसका। इसको क्या कह देंगे, उदासीकरण अभिक्रिया कहेंगे इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पोटेशियम। अब देखिएगा बेटा जी, इसमें कुछ भी ऐसा समझने का नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना है कि पोटेशियम को किसने खोजा था। तो सिंपल सा डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। ए आंसर जो लिख रहा है, हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, पोटेशियम की खोज की थी। बिल गेट्स तो खोज करेगा नहीं भाई, बिल गेट्स थोड़ी ना खोज करेगा, सबसे अमीर आदमी थोड़ी ना खोज करेगा इसकी। तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। चलिएगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स। अंगूर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता होगा भाई। अंगूर के अंदर हो गया, ग्रेप्स के अंदर, टमाटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो टार्टरिक एसिड है। तो क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड ऑप्शन में नहीं है, तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, टार्टरिक एसिड, ऑप्शन राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में, ठीक है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध के अंदर,
एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका के अंदर। ठीक है भाई दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ अब मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? इन चारों में से कौन सा ऐसा रेशा है जिसको हम कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं? तो देखिएगा भाई, जब हम लोग ना क्या करते हैं, पेड़ वुड पल्प निकालते हैं, लकड़ी का गूदा निकालते हैं और उसको रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं, तो हमारे पास एक रेशम जैसा धागा जैसा निकल जाता है, फाइबर निकल के आता है। तो लेकिन वो इंसान ने बनाया है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। एक नेचुरल सिल्क होता है, ये आर्टिफिशियल सिल्क है, और जो कि रेयन को कहा जाता है, रेयन को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क यानी कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ये एक फाइबर है, रेशा है, जो कि कृत्रिम रेशम कहा जाता है, जिसको हम लोग रेयन से के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई आपको बात? अगर ये क्लियर हो गया आपको तो फटाफट से, अच्छा रेयन का यूज़ क्या होता है? रेयन का यूज़ होता है जनरली फ्लोर जो मैट वगैरह होते हैं उनके अंदर कॉटन के साथ इसको यूज़ कर लिया जाता है। चद्दर जो होती है हमारी बेडशीट्स होती है उसके साथ मिक्स कर लिया जाता है, या जो हमारे कारपेट्स होते हैं, कालीन्स होते हैं, उनके अंदर मिक्स कर लिया जाता है कॉटन के साथ, ताकि वो जल्दी से फटे ना, ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकें, हम ड्यूरेबल चीज़ बन जाए, ज़्यादा अच्छी चीज़ बने, ज़्यादा समय तक आप यूज़ कर पाएँ उसको, इसलिए उसको रेयन को यूज़ कर लिया जाता है उसके अंदर। क्लियर है आपको ये बात? अगर ये क्लियर है तो देखिएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विल प्रोड्यूस, अगर हम मैग्नीशियम को जला दें तो क्या बन जाएगा भाई? भाई मैग्नीशियम अगर जलेगा, सिंपल सी बात है कि मैग्नीशियम अगर जला तो कोई भी चीज़ जलती कब है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम सॉलिड है मान लो, और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलेगा, तो क्या बनाएगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ इसके साथ राख भी बनेगी, ऐश भी बनेगी, राख भी बनेगी। इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं, भस्म भी कह देते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऐश बनेगा, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और ऐश यानी राख भी साथ साथ बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो राख होती है ना, ये सफ़ेद रंग की होती है। कैसे कलर की होती है? वाइट कलर की राख होती है। ठीक है, एक खासियत और बता देता हूँ, मैग्नीशियम रिबन आपको छोटी क्लास में जला करके दिखाया गया होगा स्कूल के अंदर। तो मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ़ करते थे और साफ़ करके जला देते थे। एक खास बात यह है कि उसके अंदर सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है। दूसरी खास बात यह है कि मैग्नीशियम का रिबन, अगर मान लो आपने 1 फुट का मैग्नीशियम रिबन ले लिया इतना बड़ा, या आपने 10 किलोमीटर का मैग्नीशियम रिबन ले लिया, अगर आपने एक बार उसके अंदर आग लगा दी तो उसके बाद वो जब तक कम्प्लीटली बर्न नहीं हो जाता, कम्प्लीटली नहीं जल जाता, तब तक वो नहीं रुकेगा, अगर बीच में आपने नहीं रोका उसको जलना। इसलिए टुकड़े टुकड़े जला करके दिखाए जाते थे, ताकि वो थोड़ा सा पार्ट जो लिया वही जले बस, इसलिए उसको छोटे पार्ट में जलाया जाता था, क्योंकि वो कंटिन्यूस बर्निंग दिखाता है, यानी एक साथ जलना शुरू कर देता है बहुत तेज़ी से। डेजलिंग फ्लेम कहते हैं, एकदम सफ़ेद रंग का बहुत ही गाढ़ा सा धुआं निकलता है उसके अंदर से। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये था हमारा आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे सर्च करके, और सारे क्वेश्चंस बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस हम लोग सर्च करके आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें, और आप लोग एक भी वीडियो छोड़ ना पाएँ, या एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और सब लोग अपने अपने घर पे रहिएगा, कोरोना से बचे रहिएगा, खुशियाँ फैलाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप सारे क्वेश्चंस को, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, और आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस